स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर के सामने होते हैं। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने अचानक से अपनी नीति में कर दिया किस तरीके का नया बदलाव की बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ में गठबंधन की जगह पकड़ दी कई सारी ऐसी पार्टियां जिन्हें लेकर चर्चाएं चल रही थी जोरदार तरीके की। और बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों और किस तरीके से चर्चाओं को नए तरीके का मिला है आयाम एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही सहयोगी के विधायक चुराने की कोशिश, वैसे ही प्रियंका गांधी की याद आ गई। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में एक करके चलेंगे सारी बड़ी खबरों की। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीतियों में बड़े बदलाव करने चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर गोवा और हिमाचल प्रदेश राज्यों से भी ज्यादा बजट रखने वाले महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है और ऐसे में एक के बाद एक बड़ी अपडेट आनी शुरू हो गई है। दोस्तों गठबंधन को लेकर ही सबसे ज्यादा कयासबाजी चल रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का गठबंधन है, दूसरी ओर एनसीपी शरद पवार और अजीत पवार दोनों पार्टियां मिलकर एक बड़ा गठबंधन बना रही है। और तीसरा गठबंधन दोनों ठाकरे भाइयों का है दोस्तों, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने मिलकर अपना गठबंधन बना लिया है। मराठी वोटों को अपने गठबंधन की ओर आकर्षित करने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस बार मुकाबले को चार कोण यानी चतुर्कोणीय बनाने का फैसला लिया है दोस्तों। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े पार्टियों के साथ में गठबंधन करने की अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए कहा है कि वो बीएमसी के चुनाव में अकेले मैदान में उतरेंगे। और इसके बाद जो फैसला लिया गया दोस्तों वो काफी दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि वो छोटी पार्टियों के साथ में हाथ मिलाएंगे, यानी ऐसी पार्टियों के साथ में हाथ मिलाएंगे जिनका खुद का अपना एक वोट बैंक हो, जिनका खुद का अपना सहयोग हो जनता के बीच में और जनता से उनको सपोर्ट मिलता हो। और कांग्रेस पार्टी के कुछ वोट अगर उसमें जुड़ जाएंगे तो नतीजे और बेहतरीन तरीके से कांग्रेस पार्टी गठबंधन की ओर गिरेंगे। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी पार्टी के साथ में गठबंधन किया है जिसे लेकर जबरदस्त चर्चाएं चल रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय समाज पक्ष महाराष्ट्र के अंदर एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। 31 मई 2003 को धनखड़ यानी गरड़िया समुदाय के नेता महादेव जानकर ने इस पार्टी को बनाया था। दोस्तों ये पार्टी मुख्य रूप से धनखड़ समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जा और पिछड़े वर्गों के हितों की लड़ाई लड़ता है। महादेव जानकर के द्वारा गठित आरएसपी धनखड़ों को एकजुट करने के लिए लगातार जोर शोर से आगे बढ़ता है। दोस्तों धनखड़ समाज के लोगों का एक बड़ा समर्थन महादेव जानकर को मिलता है, यानी आरएसपी पार्टी को मिलता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों के अंदर प्रभावशाली रहने वाली पार्टी आरएसपी पार्टी, जो ज्यादातर धनखड़ समुदाय के लोगों के वोट इकट्ठा करती है, जो ज्यादातर पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन जैसे मामलों से जुड़े रहते हैं। 2004 के महाराष्ट्र के चुनाव में 38 उम्मीदवार इस पार्टी ने उतारे थे। 0.35% के आसपास वोट मिला था, यानी 1,44,000 वोट इनको मिला था। 2014 में महायुति गठबंधन का हिस्सा बने और दौड़ सीट से राहुल कुल चुनाव जीत गए। ऐसे ही 2024 के विधानसभा के चुनाव में गंगाखेड़ से रत्नाकर गुट्टे चुनाव जीत गए। 26,000 के आसपास वोटों से चुनाव में जीत मिली। 2017 के अंदर स्थानीय चुनावों में जिला परिषद के 12 और तालुक पंचायत के 18 सदस्य चुनाव जीते। दिसंबर 2025 में आरएसपी यानी धनखड़ समुदाय की पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया है। दोस्तों धनखड़ समुदाय के लोगों को बड़ी संख्या में जोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी ने एक और बड़ा दांव चला है दोस्तों, और वंचित बहुजन अघाड़ी यानी प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया गया है। औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन सीटों का बंटवारा सब कुछ हो चुका है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एकदम सही कर रही है कि स्थानीय स्तर की पार्टियों के साथ में लगातार गठबंधन कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियों से गठबंधन करके कांग्रेस को धोखा ही देखने को मिला। क्योंकि एक तो कम सीटों पर लड़ने के लिए बोला गया और जो सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ी उस पर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी उद्धव ठाकरे के मराठी वोटर्स कांग्रेस के साथ नहीं आए, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा। इसीलिए पार्टी ने फैसला लिया है कि उन सभी छोटी पार्टियों को संपर्क साधेंगे, जिनके कारण कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर सकती है कि स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों का वोट कांग्रेस की ओर ट्रांसफर होगा। अगर आप भी मानते हैं कि जो पार्टी अपना वोट ट्रांसफर करने योग्य है उसी पार्टी के साथ में गठबंधन होना चाहिए, और ये बात कांग्रेस पार्टी को ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए। और नीतियों में बड़े बदलाव के बाद ही कांग्रेस पार्टी एक बड़े जीत की ओर आगे बढ़ सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही किया जा रहा है कि स्थानीय स्तर की पार्टियों के साथ में गठबंधन करके बड़ी संख्या में वोट ट्रांसफर करने को लेकर प्रयास चल रहे हैं, दो शब्द जरूर लिख कर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अपने दोस्तों के साथ भी बीजेपी बड़ा धोखा करती है। दोस्तों एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बिहार के अंदर जो 4 विधायकों को जीत कर आई थी, उसमें से एक विधायक यानी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को छोड़कर बाकी 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने के लिए भी नहीं आ रहे। दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा से अलग हो चुके हैं और दबाव की राजनीति शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार शाम को एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में लिट्टी चोखा पार्टी के नाम पर सभी विधायकों को एकजुट करने का फैसला लिया गया था दोस्तों, लेकिन केवल एक विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी कार्यक्रम के दौरान मौजूद
मौजूद रही। बाकी 3 नेता उपेंद्र कुशवाहा के लिट्टी चोखा पार्टी में आने की जगह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए नितिन नबीन का स्वागत करने के लिए उनके समारोह में पहुंच गए। तो इससे पता चलता है कि इन लोगों की प्राथमिकता अब उपेंद्र कुशवाहा को आईना दिखाने की हो गई है। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा को एक मंत्री बनाना था बीजेपी की बिहार सरकार में, उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया। अपने बेटे को इसके बावजूद कि वो एमएलए या एमएलसी नहीं है, मंत्री बनाया गया और अपने बेटे के लिए एमएलसी या एमएलए का पोस्ट खाली कराने को लेकर भी तैयारी कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। ऐसे में दोस्तों, कुशवाहा की पार्टी के जो 3 अन्य नेता है यानी 4 विधायक जीते हैं, जिसमें से एक उनकी पत्नी है, बाकी 3 में माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो है। इन तीनों ने फैसला लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। और ये जो टाइमिंग है दोस्तों, इससे पता चलता है कि बहुत बड़ा खेला हुआ है कि एक और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर उनके बेटे को मंत्री बनाया गया और दूसरी ओर ये बवाल शुरू हो गया। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नाराजगी जताते हुए रामेश्वर महतो ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नबीन जी से उनके पदभार ग्रहण के उपरांत औपचारिक शिष्टाचार भेंट हुई है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर मधुबनी विधानसभा के माननीय विधायक माधव आनंद और दिनारा विधानसभा से विधायक भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर दोस्तों, एक बात स्पष्ट हो गई है कि अपने सबसे वरिष्ठ नेता और पार्टी के सर्वोसर्वा नेता के द्वारा बुलाए गए लिट्टी चोखा पार्टी में नहीं जाना और बीजेपी के नेताओं के साथ में गलबैया करना, तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अब खेला हो चुका है और इनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। जो चुनाव में ये जीते थे, यानी उपेंद्र कुशवाहा जो चुनाव में इतने सारे विधायक 4 विधायक जीते थे दोस्तों 6 में से, उपेंद्र कुशवाहा अपनी ही पार्टी में एक्सपोज हो गए हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जानबूझकर कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहते हैं, इसीलिए और अलग अलग पार्टियों को तोड़ने का प्रयास करेंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा की जमकर बेइज्जती हुई क्योंकि विधायक नहीं उनकी बेइज्जती कर दी और लिट्टी चोखा पार्टी में नहीं आई। तो अब उपेंद्र कुशवाहा प्रियंका गांधी पर निशाना साधने लगे। दरअसल हुआ ये कि 2026 में प्रियंका गांधी संगठन की बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगी और अहम निर्णय लेंगी। जब यह सवाल पूछा गया भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा से, तो भड़क गए और कहने लगे कि प्रियंका गांधी अभी भी तो बड़े पोस्ट पर है, उनको महासचिव बनाया गया है, अभी उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है ये बोलने वाली बात है। कुल मिलाकर राहुल गांधी को फेलियर वाले नेता बताने की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे दोस्तों, और प्रियंका गांधी के खिलाफ जानबूझकर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से अपने विधायकों को छुड़वाना है तो फिर कांग्रेस के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना पड़ेगा, ताकि बीजेपी को लगे कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी अभी उनकी पार्टी ना तोड़े। कुल मिलाकर दोस्तों, प्रियंका गांधी की याद इनको आई है क्योंकि इनकी पार्टी टूटने के कगार पर है। अगर आप भी मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी चला रहे हैं और इसीलिए इनके 3 विधायक नाराज है, यानी 4 में से 3 विधायक भागने के लिए तैयार है, तो इनको कम से कम दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी का नाम ये ले भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि इनको बीजेपी को साबित करना है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता रखते हैं और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ में है, क्योंकि पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी इनके विधायक अपने कब्जे में कर लिए हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर, अगर आप भी मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अब कहीं के नहीं रहे बिहार के अंदर और ऐसा कर्मा उनके साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में गए, जबकि सबको पता है कि बीजेपी जिसके साथ गठबंधन करती है उसी को खत्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। साथ साथ दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी वाले मामले को लेकर, हत्याकांड के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता दुष्यंत कुमार गौतम की छवि खराब की गई, ऐसा दावा किया गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी पत्नी द्वारा दावा किया गया कि अंकिता हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का भी नाम आना चाहिए, क्योंकि अंकिता भंडारी पर जो दबाव बनाया गया था एक्स्ट्रा सर्विसेज के नाम पर, वो किसी नेता के लिए नहीं बल्कि दुष्यंत कुमार गौतम के लिए था, यानी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के लिए था, किसी नॉर्मल ऐसे अरे गहरे नेता के लिए नहीं था, और इस कारण ही हत्या की गई थी। और भी कई गंभीर आरोप सुरेश राठौर की पत्नी ने लगाए, जिसके बाद उर्मिला सनावर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार की तहरीर पर हरिद्वार जिले के बहादुराबाद थाने के अंदर राठौड़ और सनावर के खिलाफ बुधवार को मुकदमा दायर किया गया है। तहरीर में कहा गया कि शिरोमणि गुरु रविदास विश्व पीठ महापीठ के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष और संत शिरोमणि गुरु रविदास अखाड़ा भारत के अध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ सोशल मीडिया पर सुरेश राठौर और उर्मिला द्वारा उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करने की मंशा से भ्रामक तथ्यों के आधार पर झूठे बयान दिए गए। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पटना के अंदर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जज पर टिप्पणी करके बुरी तरीके से फंस गए दोस्तों। बिहार के न्यायिक सेवा संघ यानी बिहार जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन की ओर से उप मुख्यमंत्री की शिकायत राज्यपाल से की गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा अपने बयानों के कारण मुश्किल में है दोस्तों। उन्होंने एक जज की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठाया था। इस पर बिहार न्यायिक सेवा संघ की नाराजगी सबके सामने आई है। संघ ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उप मुख्यमंत्री से माफी भी मांगी है। पिछले दिनों एक विभागीय बैठक के दौरान उन्होंने जजों के कार्यशैली को लेकर
गंभीर सवाल खड़े किए थे। बिहार न्यायिक सेवा संघ ने विजय सिन्हा पर जजों के ऊपर की गई टिप्पणी को गंभीर बताया, यानी सरकार का हिस्सा जो कार्यपालिका का एक व्यक्ति हिस्सा है वो जजों के काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो एक तरीके से जजों के काम करने के डोमेन में एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के लोग घुस रहे हैं, जिसका विरोध जताया गया है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखा। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री को जजों के ऊपर टिप्पणी करने से बचना चाहिए था, उनको अगर कुछ कदम उठाने थे तो सीधा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जाकर मुलाकात कर लेते, यानी मुख्य न्यायाधीश से बात कर लेते और वो अपने हिसाब से आगे कदम उठाते। लेकिन खुलेआम जो जिक्र किया जा रहा है उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। अब देखते हैं माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे भाजपा के नेता उप मुख्यमंत्री, क्योंकि पूरे के पूरे वकील एकजुट होकर विरोध करने के लिए तैयार है। दोस्तों इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के बैरकपुर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के एक विवादास्पद बयान ने पूरे इलाके के अंदर विरोध शुरू करवा दिया है। दोस्तों निहाटी में एक सभा को संबोधित करते हुए अर्जुन सिंह ने सीधे तौर पर टीएमसी के सांसद पार्थ भौमिक को चुनौती दी है और कहा है कि जय बांग्ला का नारा लगाने वालों को वे सड़क पर पीटेंगे। अर्जुन सिंह ने कहा कि जय बांग्ला जिहादियों और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का नारा है, अगर पश्चिम बंगाल की धरती पर यह नारा लगेगा तो उसे पकड़कर पीटा जाएगा। पार्थ भौमिक, तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इसी नारे की आड़ में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस बयान के बाद टीएमसी के विधायक सोमनाथ श्याम ने पलटवार करते हुए खून खराबे की चेतावनी दे डाली। दोस्तों और लगातार दोनों नेताओं के बीच में बहसबाजी जारी है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के अंदर अलग अलग नारों को लेकर धमकीबाजी का दौर जारी है। दोस्तों अर्जुन सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर कई तरीके के गंभीर मामले दर्ज हैं और यहां तक कि बमबारी की खबरें तो आती ही रहती है। अर्जुन सिंह से जुड़ी हुई दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस तरीके के बयान पर। साथ साथ लखनऊ में नरेंद्र मोदी ने प्रेरणा स्थल की स्थापना की। दोस्तों प्रेरणा स्थल में 3 मूर्तियां लगी हुई है। तीनों की तीनों मूर्तियां भारतीय जनता पार्टी से जुड़े व्यक्ति की लगाई गई है। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं दोस्तों, दूसरे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तीसरे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यानी समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के लिए क्या कर दिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी ऐसी विचारधारा दे दी जिसके कारण नरेंद्र मोदी इस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पैरों पर जाकर फूल अर्पित कर रहे हैं। दोस्तों यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को बीजेपी की सरकार आने से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जानबूझकर बीजेपी वालों ने प्रचार कर करके माहौल बनाने की कोशिश की। लखनऊ के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है, उनके बारे में कुछ तथ्य ऐसे हैं जो बीजेपी वाले क्या राइट विंग वाले कोई नहीं पचा पाएगा। दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पता चलता है कि इतिहास में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, यानी जिसने अंग्रेजों को पूरी तरीके से हिला दिया था, उस आंदोलन का विरोध किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस मानसिकता के व्यक्ति थे, ये बातें खुलकर सामने आ गई। दोस्तों गांधी के हत्यारों के आरोपी के लिए चंदा जुटाने का भी आरोप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर लगा और मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने का भी गंभीर आरोप लगा। ऐसे में इस व्यक्ति की मूर्ति की स्थापना की जा रही है। सोचिए दोस्तों जो कंट्रोवर्शियल फिगर है उसकी भी मूर्ति की स्थापना की जा रही है और इस तरीके से पूरे को भर दिया जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों पुणे नगर निगम के चुनाव में अब केवल 3 सप्ताह का समय बच गया है। इस चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके के ऑफर दिए जा रहे हैं। सत्ता हथियाने के लिए होड़ में लगे पार्षदों ने मुफ्त उपहार के साथ साथ तोहफों की एक लंबी लिस्ट पेश कर दी है। चुनाव मैदान में उतरे पार्षदों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए विदेशी यात्रा, महंगी कारें और आभूषण और गृहिणियों के लिए साड़ियों की बात कही है। लोहगांव के धनौरी वार्ड में एक उम्मीदवार ने लकी ड्रॉ के माध्यम से 11 मतदाताओं को 1000 वर्ग फुट जमीन देने का वादा किया। इसके लिए पंजीकरण भी शुरू हो चुका है और विमान नगर में एक उम्मीदवार ने दंपति को थाईलैंड की 5 दिवसीय लग्जरी यात्रा करने की पेशकश की है। यानी दोस्तों जमकर पैसे और लुभावने वादे किए जा रहे हैं और सोचिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई नेता विदेशी यात्रा का भी ऑफर दे रहा है। विदेशी यात्रा के लिए भी कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वोट पड़ सके। लोहगांव धनौरी वार्ड में एक उम्मीदवार ने लकी ड्रॉ के माध्यम से 1100 वर्ग फीट जमीन देने का जो वादा किया है ये भी काफी ज्यादा है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर भी अपने विचारों से कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं किया है अजित पवार ने। यह बयान उनकी बहन सुप्रिया सुले का है दोस्तों, यानी शरद पवार की पार्टी की सर्वोसर्वा नेत्री। शरद पवार के बाद अब सुप्रिया सुले का नाम चलता है दोस्तों। ऐसे में सुप्रिया सुले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ में बैठक करती हैं, उसके बाद अब जो चर्चा चल रही है कि एनसीपी वापस से एकजुट हो जाएगी, यानी शरद पवार वाली पार्टी के नेता भी अजित पवार गुट की ओर चले जाएंगे, तो एकदम अलग तरीके का चुनावी समीकरण देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये जो बयान दे रही है सुप्रिया सुले, तो
से समझा जाना चाहिए कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन का हिस्सा एनसीपी अजित पवार गुट के साथ में शरद पवार का विलय होने जा रहा है, उनकी पार्टी का विलय होने जा रहा है। लेकिन क्या राज्यसभा भेजा जाएगा सुप्रिया सुले को, यह भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। सबको पता था कि अंततोगत्वा ये सभी लोग एकजुट होंगे और शरद पवार पर भी इसलिए एक सवाल खड़े हुए थे कि उन्होंने जानबूझकर अजित पवार को पार्टी तोड़ने दी, वरना शरद पवार उस स्टेचर के नेता थे कि अगर एक बार खड़े हो जाते तो एक नेता भी वहां से हिलकर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाता। तो अब सवाल और ज्यादा गहराते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज, संजय झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है। ये मामला ईसाई समुदाय के पवित्र प्रतीक सांता क्लॉज के कथित अपमानजनक चित्रण से जुड़ा हुआ है। एफआईआर में अधिवक्ता खुशबू जॉर्ज की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, शिकायत के अनुसार 17 और 18 दिसंबर 2025 को इन नेताओं ने आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किए वीडियो से लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। ये वीडियो दिल्ली के कनॉट प्लेस में आयोजित एक राजनीतिक संकट का हिस्सा थी। आरोप है कि इस वीडियो में ईसाई समुदाय के सम्मानित धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीक सांता क्लॉज को लेकर बेहद मजाकिया अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता जो रेखा गुप्ता को घेरने के लिए तमाम प्रयास करते हैं, अब उनको ही एफआईआर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे हैं। ये तो जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन इस पर कोई सवाल उठाने को तैयार नहीं है। ये भी एक बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें दोस्तों केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाने में मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के खतरे में है, इसके एक महीने के बाद पूर्व सीएम ने सुरक्षा बढ़ाई है। दोस्तों, यानी पहले ही रिकमेंडेशन आ गया था, लेकिन अब जाकर सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है। तकरीबन 21-22 दिन तक इंतजार करते रह गए, या फिर यूं कहिए कि लगभग पूरा एक महीने का टाइम था। 12 नवंबर को अलर्ट भेजा गया और 12 दिसंबर को जाकर सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई। तो मोहन यादव ने इतना बड़ा खतरा क्यों लिया, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच में कई सारे मामलों को लेकर विवाद की खबर आती रहती है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो 12 नवंबर को अलर्ट आया, तो तुरंत पुलिस प्रशासन की सुरक्षा और ज्यादा सुदृढ़ कर देनी चाहिए, लेकिन एक महीने के बाद जाकर स्थिति को कंट्रोल किया गया है। तो सवाल उठते हैं कि मोहन यादव ने क्या जानबूझकर इस तरीके से टाला हुआ था? जो रिपोर्ट उनके पास पहले पहुंच गई थी, तो सुरक्षा देने में क्यों आनाकानी कर रहे थे? क्रिसमस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए दोस्तों, जहां पर दिल्ली और उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों से आए ईसाई समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। प्रार्थना सेवा में कैरेल भजन और विशेष क्रिसमस प्रार्थनाएं भी की गई। इस दौरान दिल्ली के बिशप रेव डॉक्टर पॉल स्वरूप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक विशेष प्रार्थना भी की दोस्तों। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के मौके पर प्रार्थना में गए और क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, लेकिन दूसरी ओर इंदौर तमाम अलग अलग भाजपा के राज्यों के अंदर क्रिश्चियन समाज के लोगों के ऊपर अटैक किया गया दोस्तों, उनके साथ अत्याचार किया गया। उनके बारे में दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है दोस्तों। सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मेरा काम कचरा साफ करना है तो मैं वो करूंगा। कुछ अपराधी बिहार छोड़कर भाग रहे हैं, जो बचे हुए हैं उन्हें 3 महीने में भगा दूंगा। एक तरफ उन्होंने ये बयान दिया कि दूसरों और समस्तीपुर में बुधवार की शाम बीजेपी के नेता रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पर आरजेडी ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। यानी अब तो गृह मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आप लोग सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। जिसका खुद का बैकग्राउंड इतना गंभीर हो, इतने बुरे तरीके का हो, तो फिर वो कैसे न्याय कर पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जैसे ही बीजेपी वालों की पीआर खत्म हुई दोस्तों, वैसे ही इंडिगो ने फिर से फैसला लिया है और 67 फ्लाइट को फिर से कैंसिल कर दिया है। एयरलाइंस की वेबसाइट के मुताबिक इनमें से केवल 4 विमान परिचालन कारणों से रद्द की गई है, जबकि बाकी उड़ानों पर खराब मौसम का प्रभाव पड़ा है। यानी 67 और प्लेन रद्द कर दी गई है ये दोस्तों। यानी पहले जब पॉल्यूशन नहीं था, स्थिति अच्छी थी, तब तो हजारों की संख्या में फ्लाइट को कैंसिल किया गया था। अब तो फॉग का हवाला देकर 67 और विमानों को कैंसिल किया गया है और धीरे धीरे करके और भी अलग अलग कंपनियां इस तरीके से ही शॉर्टेज दिखाने की कोशिश की जाएगी दोस्तों, और प्लेन को कैंसिल किया जाएगा, फ्लाइट कैंसिल किया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिगो वाले मामले पर कहीं ना कहीं सरकार को तो ठोस कदम उठाना पड़ेगा, मोनोपोली को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से एक अधिकार वाले बिजनेसों को बीजेपी प्रमोट करती है, उसके यही सब नुकसान है। हालांकि भाजपा वालों को ये छोटी बेसिक सी चीज समझ में नहीं आती है। आप लोग क्या समझते हैं पूरे मामले में, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
अरावली को लेकर कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। यह दावा है हमारे देश के पर्यावरण मंत्री का दोस्तों। पर्यावरण मंत्री उपेंद्र यादव ने यह दावा किया कि केवल कुछ परसेंट के जगह पर माइनिंग होगी और इलीगल माइनिंग को तो रोका जा रहा है और नए आदेश राज्य सरकारों को जारी कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अरावली को लेकर जो नया गाइडलाइंस नोटिफिकेशन जारी किया गया है, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें कुछ भी राहत वाली बात नहीं है। जो 100 मीटर वाली डेफिनेशन का हिस्सा है पूरा मामला, तो अभी तक इस पर कोई एक्शन भी नहीं हुआ। यानी बीजेपी सरकार के एनवायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा दिए जा रहे बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपको जय हिंद, जय भारत। जैसे वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत धन्यवाद।